Hello, good morning class. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. Okay, so students, in the today's class we are going to start the new chapter and the name of the chapter is Theory of Supply. Theory of Supply. Okay, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग सप्लाई का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट बेसिकली सप्लाई इज। सबसे पहले इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सप्लाई वाला चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को एज अ सेलर और प्रोड्यूसर मान के चलेंगे। ओके, और सेलर और प्रोड्यूसर को हमेशा क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई का मीनिंग देखते हैं। इसको हम लोगों ने पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म इज विलिंग ऑफर फॉर सेल। मतलब वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको एक फर्म या एक सेलर रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द गिवन प्राइसेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंग एक जो सेलर है वो मार्केट में कितनी यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है, जितनी भी यूनिट्स को वो सेल करने के लिए रेडी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। इट रेफर्स टू द quantity of a commodity that a firm is willing to offer for sale at a given price at a given period of time is called supply. Okay, now students, we have basically two types of supply. First is individual supply and second is market supply. Individual means single होता है ना individual का मतलब। तो individual supply का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग एक सिंगल सेलर की सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो एक सेलर है वो मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है। जैसे यहाँ पे हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है छोटा सा कि मान लो ये हमारे पास एक सेलर है जो 2 रुपीज़ प्राइस में 10 यूनिट्स को मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, 4 रुपीज़ प्राइस में 20 यूनिट्स को मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। तो एक सिंगल सेलर, एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हो जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। कि इंडिविजुअल सप्लाई मतलब कि एक जो इंडिविजुअल सेलर है वो मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी होता है। ओके, देन वी हैव मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या एक प्रोडक्ट को कितने सेलर्स मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है तो कितने सेलर्स इसी प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में सेल करने के लिए रेडी होते हैं। तो जब भी एक पर्टिकुलर प्राइस को सेल करने वाले सारे के सारे सेलर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जितनी यूनिट्स को वो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होते हैं, उसका जब हम लोग सबमिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल किया हुआ है कि 2 रुपीज़ प्राइस में ए सेलर 10 यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है, बी सेलर 20 को रेडी है, सी सेलर 30 को रेडी है। तो हमारी मार्केट सप्लाई क्या हुई? 20 + 30 + 10 दैट इज 60 यूनिट्स। ऐसे ही 4 रुपये प्राइस पे ये 20, ये 30 और ये 40 यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है। तो हमारी मार्केट सप्लाई क्या हुई बेटा? मार्केट सप्लाई हुई 90 यूनिट्स। ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोग एक सिंगल सेलर की सप्लाई के बारे में बात करते हैं और मार्केट सप्लाई में प्राइस हमारा वही सेम रहता है, उस पर अलग अलग सेलर्स कितनी यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी होते हैं। जब उनका हम लोग सबमिशन कर देते हैं तो वो हमारे लिए बन जाती है मार्केट सप्लाई। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे हम लोगों ने जो डिमांड वाला चैप्टर किया था उसमें हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक सेलर अपनी सप्लाई को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी का मतलब होता है कि जिस कमोडिटी को एक सेलर अभी प्रेजेंट में सेल कर रहा है वो उसकी क्या हो जाती है? गिवन कमोडिटी। तो प्राइस और सप्लाई में ना हमेशा हमारा पॉजिटिव और वी कैन से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है मान लो ए, वो एक गुड को अभी मार्केट में सेल कर रहा है जिसका जो प्राइस है वो मान लो 10 रुपीज़ पर यूनिट चल रहा है विदाउट चेंज इन एनी अदर फैक्टर। मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब सेम है। इस जो प्रोडक्ट का प्राइस है मान लो वो इंक्रीज होके ना 12 रुपीज़ पर यूनिट हो गया, तो वो सेलर हमेशा क्या सोचेगा? सेलर को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है, इनकम ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो क्या सोचेगा
कि जिस गुड को पहले वो 10 रुपये में सेल कर रहा था, अब वही गुड कितने में उसको अवेलेबल है, 12 रुपीज़ में। 12 रुपीज़ में उसको सेल कर सकता है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि जितनी यूनिट्स उसके पास अवेलेबल हैं वो उन यूनिट्स को कितने रुपीज़ में सेल कर दे, 12 रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पे उसको 2 रुपये ज़्यादा इनकम मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई में। ओके ओके बेटा, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, उनको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो सप्लाई होती है वो बेसिकली सेलर किस अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज करती है। मान लो एक सेलर पेप्सी और कोक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों को मार्केट में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। मान लेते हैं अभी दोनों का प्रेजेंट में प्राइसेस 10 रुपीज़ है। ओके, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज होकर ना 10 की जगह 12 हो जाते हैं, जबकि कोक का प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। तो एज अ सेलर वो सेलर क्या कोशिश करेगा कि उसके पास पेप्सी का जितना भी स्टॉक है ना, वो उस स्टॉक को क्या करे, जल्दी से जल्दी मार्केट में सेल कर दे, उसकी सप्लाई मार्केट में क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्यों? क्योंकि पेप्सी को सेल करने में उसको 2 रुपये ज़्यादा इनकम अर्न हो रही है, जबकि जो कोक है उसका प्राइस क्या है, सेम है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा भी इनकम अर्न नहीं हो रही है। तो इस केस में प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ किसका, पेप्सी का, और सप्लाई किसकी डिक्रीज हो जाएगी, कोक की, जबकि प्राइस ऑफ कोक में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सप्लाई में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है एक गुड का, सप्लाई डिक्रीज हो जाती है उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, अगर इसका प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज़ हो जाए और उसका प्राइस सेम रहे, तो एज अ सेलर अब वो क्या कोशिश करेगा कि वो मार्केट में कोक को ज़्यादा सेल करे और पेप्सी को कम करे, क्योंकि पेप्सी को सेल करने में अब उसको 2 रुपये कम इनकम मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जिसमें दो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की सप्लाई डिक्रीज हो रही है, अगर एक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द थर्ड पॉइंट ऑफ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग सप्लाई, दैट इज कॉस्ट। कुछ बुक में इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिखा होता है और कुछ बुक्स में इसको प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लिखा होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, 4 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं। L स्टैंड्स फॉर लैंड, सेकंड इज लेबर, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड E स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अगर किसी भी गुड को हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है, और इन चारों की जो कॉस्ट होती है बेटा, वही हमारे लिए क्या कहलाई जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक प्रोड्यूसर है, वो एक गुड को प्रोड्यूस कर रहा है और ये चारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला के वो जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको 10 रुपये में पड़ रहा है, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 रुपये वो लेबर लैंड में उसने लिया था, उसको रेंट दे रहा है, 3 रुपये लेबर को वेजेस दे रहा है, 2 रुपये उसने कैपिटल किसी से लिया था, उसको इंटरेस्ट दे रहा है, और 3 रुपये वो चाहता है कि मिनिमम प्रॉफिट उसको अर्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका प्रोडक्ट है वो कितने रुपीज़ में मिल रहा है, 10 रुपीज़ में, और मार्केट में जो उसका सेलिंग प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 15 रुपीज़। ओके, तो अभी यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपीज़। इस प्रॉफिट से अर्न उसको टोटल अभी 5 रुपीज़ हो रहा है। इतना प्रॉफिट तो मिनिमम चाहता है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो वो अर्न करना चाहता है। ठीक है, अब मार्केट में होता क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, COP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज हो जाती है। मतलब लेबर को जो वो पहले 2 रुपये दे रहा था ना, अब उसको लेबर को 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। अच्छा, लेबर को पहले भी वो 3 ही दे रहा था। यहाँ पे जो लैंड, उसका जो रेंट था ना, वो कितना हो गया है, वो इंक्रीज हो गया, 2 की जगह बेटा 3 हो गया। इंटरेस्ट भी उसको 2 रुपीज़ की जगह 3 रुपीज़ प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 की जगह कितनी हो गई है, 12 हो गई है, और मार्केट में उसका सेलिंग प्राइस कितना चल रहा है, 15। इस सेलिंग प्राइस को ना एक इंडिविजुअल सेलर चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग उसको 15 सेम अज्यूम करके चलेंगे। अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये। प्रॉफिट उसका क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जब भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और वी कैन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, वो सेलर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को मार्केट में डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ओके, ऐसे ही अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से क्या होगा बेटा, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो वो सप्लाई को भी क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये अभी हमारे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए थे।
और भी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ रह गए उनको हम लोग आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दीज आर द 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सबसे फर्स्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। सेकेंड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन आता है कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो दूसरे की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। एंड थर्ड वी है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें शॉर्ट में अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। एंड इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।